गुड मॉर्निंग प्रिय छात्रों, आपके लिए प्रकाश विद्या मंदिर इंटर कॉलेज महमूदाबाद में लॉकडाउन के दौरान लगातार ऑनलाइन शिक्षण की व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था के अंतर्गत आज मैं आपको भौतिक विज्ञान में कक्षा 12 के छात्रों के लिए ऑनलाइन टीचिंग व्यवस्था के अंतर्गत जो पहले दिनों में हमने पढ़ाया है उसी के आगे आज आप देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड due to an electric dipole brought side on position। वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आपकी हेडिंग क्या होगी? वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। निरक्षीय स्थिति को अनुप्रस्थ स्थिति भी कहते हैं। निरक्षीय स्थिति को क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ स्थिति, ट्रांसवर्सल स्टेट। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहले जैसे हमने आपको बताया था इंड ऑन पोजीशन, आज आपका क्या है? ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। इंड ऑन पोजीशन का मतलब अच्छी स्थिति और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन का मतलब होता है निरक्षीय स्थिति। ये निरक्षीय स्थिति और वैद्युत द्विध्रुव पहले भी बता चुके हैं, थोड़ा आज पहले आप समझ भी लें। देखिए वैद्युत द्विध्रुव है क्या? अगर दो बराबर तथा विपरीत आवेश, दो बराबर तथा अगर एक प्लस क्यू है दूसरा क्या है? माइनस क्यू है, एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हो, वो अल्प दूरी मानी जाती है 2n। यदि दो बराबर और विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हो तो इस प्रकार जो निकाय बनता है, सिस्टम बनता है, उस सिस्टम को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं या इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। क्या है? यदि दो बराबर और विपरीत आवेश, जैसे यहां पर है +10 कूलाम तो यहां पर है -10 कूलाम, यहां पर अगर है -17 कूलाम तो यहां होगा -17 कूलाम। यानी आवेश के मैग्नीट्यूड परिमाण बराबर हो, लेकिन ये जो इनमें चिन्ह है, ये एक प्लस का है तो दूसरा क्या हो? माइनस का हो। यानी एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव चार्ज हो, एक पॉजिटिव चार्ज हो और एक, तो दो बराबर और विपरीत आवेश यदि एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हो तो इस प्रकार से जो निकाय या सिस्टम बनता है उसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव। कुछ वस्तुओं से लेकर के एक वस्तु का निर्माण कर देना ही सिस्टम या निकाय कहलाता है। हर निकाय के जैसे हमने बताए थे नाम अलग अलग है। वही पटरा और लकड़ी ली गई, छोटा आकार दे दिया गया तो वो निकाय स्टूल कहलाया। उसी को बड़ा थोड़ी पाए ऊपर उठा दिए गए, फिर पटरा लगा दिया गया लंबा, वही जिसका मेज कहलाया। तो ये हर चीज, दुनिया की हर चीज जिसका आप नामकरण करते हैं, पंखा भी एक निकाय है, बेंच भी निकाय है, कुर्सी भी निकाय है, तो इस प्रकार से घड़ी भी निकाय है। तो ऐसे ही अगर दो बराबर और विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हो तो ये निकाय या सिस्टम वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अब वैद्युत द्विध्रुव में दो स्थितियां होती हैं, एक इंड ऑन पोजीशन, इंड ऑन
जहां से शुरू किया जहां समाप्त हुआ उससे आगे अगर बढ़ेंगे तो ये एक्सियल पोजीशन, अच्छी स्थिति या इंडान पोजीशन कहलाती है। लेकिन अगर इस वैद्युत द्विध्रुव के ठीक बीच में वर्टिकल स्थिति में हम चलें, ऊर्ध्वाधर स्थिति में, ऊपर जाएं चाहे नीचे जाएं, तो ये इसकी ब्रॉड साइडान पोजीशन या निरक्षी स्थिति कहलाती है। क्योंकि ये मिडिल पॉइंट से होकर जाने वाली रेखा होती है, परपेंडिकुलर होती है, वर्टिकल होती है, तो इसके हर बिंदु से इन दोनों सिरों की, जैसे ए सिरा है और ये बी है, तो ये सिरे और ये सिरे चाहे यहाँ पर लें तो ये सिरे और ये सिरे सदैव आपस में बराबर होते हैं। आपने पहले भी पढ़ा होगा, एक प्रमेय है, किसी भी रेखा के मध्य बिंदु से जाने वाली रेखा के किसी बिंदु से उसके सिरे समदूरस्थ होते, इसलिए ये दूरियां और ये दूरियां सदैव आपस में बराबर हो। और जो द्विध्रुव का आघूर्ण होता है वो भी हमने आपको पढ़ाया था, 2QL होता तो ये है Q इंटू 2L, तो लिख दिया जाता है 2QL। इसे हम कहते हैं द्विध्रुव का आघूर्ण, टर्क्यू कहते हैं। किसका? इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वैद्युत द्विध्रुव है उसका टर्क्यू, या ये वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? 2QL। क्या होता है? 2QL। एक चीज और फिर बता दें, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु से, मान लीजिए ये दूरी R है, इससे ए बिंदु से R दूरी पर आपको यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी है अगर, तो ये होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 या नॉट भी कह सकते हैं K इंटू Q बटे R स्क्वायर, जहां पर ये Q आवेश है और इससे R दूरी पर आपने ज्ञात की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ये डिस्टेंस या दूरी होती है, ये चार्ज होता है, जितना चार्ज हो यहाँ लिख दे, जितनी दूरी यहाँ लिख दे, तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मालूम हो जाती है। इन्हीं बातों को लेकर के आपको पढ़ना है वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। तो ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में सिद्ध करने के लिए देखिए ये हम एक फिगर बनाते हैं जिस पर ये प्लस Q आवेश है और ये माइनस Q आवेश है, और आवेशों के बीच की दूरी है 2L। कितनी है? 2L है। अब इसकी निरक्षी स्थिति लेंगे तो इसका मिडिल पॉइंट लेंगे हम। क्या लेंगे? इसका मिडिल पॉइंट लेंगे। तो मिडिल पॉइंट जब हम लेंगे तो इसकी ये हो जाएगी इसकी निरक्षी स्थिति। कौन सी स्थिति? निरक्षी स्थिति। मान लीजिए ये यहाँ पर एक बिंदु है जहां पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो इससे हम इसको मिला देते हैं इस प्रकार से, इसको हम इससे मिला दिया हमने। तो हमने बताया था ये दूरियां बराबर होंगी। ये मान लीजिए इससे R दूरी पर स्थित एक बिंदु कोई ले लीजिए, मान लीजिए एक बिंदु T है। बिंदु क्या है? T है। बात समझ गए? ये आपका A मान लें, ये B मान लें, या उसके अनुसार अपना ये बिंदु C मान लें। तो C बिंदु पर आपको वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब प्लस Q के कारण तीव्रता, ये अगर E1 है तो माइनस Q के कारण तीव्रता इस दिशा में कितनी होगी? E2। अगर यहां पर हम कोण थीटा मान लें तो ये भी कोण थीटा होगा, क्योंकि ये मिडिल पॉइंट है, तो ये दूरियां बराबर, भुजाएं बराबर हैं, तो इनके सामने के कोण भी बराबर होंगे। ये इसीलिए थीटा है, तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि भुजाएं बराबर हैं तो कोण भी आपस में, इनके सामने के कोण भी आपस में बराबर होंगे। ये ज्योमेट्री का नियम है। अब ये E2 है, तो इससे अगर हम देखें, इसको अगर हम घटकों में वियोजित करें, यहाँ पर ये कोण थीटा है तो ये भी कोण थीटा होगा। तो इस स्थिति के लिए अगर हम देखें तो E1 के दो घटक होंगे, ये वर्टिकल घटक हो जाएगा तो ये होगा E1 साइन थीटा, और ये क्षैतिज घटक हो जाएगा तो ये होगा E2 कॉस थीटा, E1 कॉस थीटा। अब E2 के लिए अगर हम लें तो भी वही बात होगी, तो ये आपका हो जाएगा E2 कॉस थीटा, और ये हो जाएगा E2 साइन थीटा। अब E1 साइन थीटा, E2 साइन थीटा बराबर और विपरीत दिशा में है, इसलिए एक दूसरे के प्रभाव को ये निरस्त कर देंगे। ये एक दूसरे के प्रभाव को क्या करेंगे? अगर इसका हम चाहें तो अलग से भी एक फिगर हम दे सकते हैं इस प्रकार से। ये आपका हो जाएगा E2 साइन थीटा,
ये होगा आपका E1 साइन थीटा, और इस दिशा में दोनों हो जाएंगे E2 कॉस थीटा और E1 कॉस थीटा। ये बात समझ गए। अब अगर हम यहां पर देखें तो ये चूंकि मिडिल पॉइंट है तो ये भी भुजा यल हो जाएगी और ये भी भुजा यल हो जाएगी, यानी ये भुजाएं यहां से यहां तक और ये भुजा यहां से यहां तक क्या होगी, क्योंकि ये 2l है दूरी और ये यहाँ मिडिल पॉइंट पड़ता है, तो मिडिल पॉइंट के कारण ये यल होगा और ये भी एल होगा। तो ऐसी कंडीशंस में अगर हम देखें तो ट्राइएंगल अगर आप ले लें OAC में, तो OAC में अगर आप लेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा AC बराबर हो जाएगी √r² प्लस L r² प्लस, क्योंकि ये यहाँ पर क्या है 90 अंश का कोण बनेगा, तो ये जो है ट्रायंगल होगा, फिर राइट ट्रायंगल होगा, समकोण होगा, समकोण के कारण ये आपकी भुजा यहाँ पर आ जाएगी √r² प्लस L²। चूंकि भुजाएं बराबर है इसलिए जितनी भुजा ये होगी तो यहाँ पर लिख सकते हैं चूंकि AC बराबर BC, तो ये भी बराबर हो जाएगी √r² प्लस L²। ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी, तो इस भुजा को भी यहाँ लिख सकते हैं √r² प्लस L²। ये बात समझ गए। तो क्या समझे कि माना दो बराबर विपरीत आवेश +q -q एक दूसरे से 2l दूरी पर हैं, ऐसे द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में स्थित बिंदु C है, जिस पर द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। इसके +q के कारण तीव्रता E1 है, -q के कारण तीव्रता E2 है, तो इसके घटक E1 साइन थीटा और E1 कॉस थीटा और E2 के घटक E2 कॉस थीटा और E2 साइन थीटा। E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा बराबर और विपरीत हैं, तो एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देंगे। यहां पर ये जो होगा E1 कॉस थीटा E2 कॉस थीटा एक ही दिशा में है, इसलिए इनका योग परिणामी तीव्रता को प्रदर्शित करेगा। ऐसी स्थिति में अगर आप लें तो ट्राइएंगल OAC में भी अगर ले लें तो आपको कॉस थीटा मालूम हो जाएगा, आधार बटे कर्ण होता है तो √r² प्लस L²। अब +q के कारण C पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 अगर आप ले लें तो ये E1 बराबर हो जाएगी 1/4πε0K इंटू Q बटे r² प्लस L²। ऐसा क्यों? क्योंकि r² होता है तो होता है स्क्वायर, तो अगर आप चाहें तो ये ऐसे लिख भी सकते हैं √2, तो भी आपका यही आ जाएगा E1 बराबर 1/4πε0K इंटू Q बटे r² प्लस L²। इसको मान लें इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार -q के कारण C पर तीव्रता E2 ये बराबर हो जाएगी 1/4πε0K इंटू Q बटे r² प्लस L²। ये इक्वेशन होगा। तो इतनी बात समझ गए आप भाई। जो +q आवेश है और इससे C की दूरी r ली जाती है, वो r यहाँ पर है √r² प्लस L²। कितनी है? r² प्लस L²। क्योंकि ये r² प्लस L² है, इसलिए यहाँ पर जब वर्ग होगा तो ये √ हट जाएगा, इतना बचेगा। तो ये समीकरण 1 हुआ, ये समीकरण 2 हुए। तो अब आप लिखेंगे P पर परिणामी तीव्रता। क्या लिखेंगे? C पर, या C बिंदु है तो C पर परिणामी तीव्रता, C पर परिणामी तीव्रता। तो C पर जब परिणामी तीव्रता आप लेंगे तो ये आपकी हो जाएगी E बराबर E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। इसको लिख सकते हैं E बराबर E1 प्लस E2 इंटू कॉस थीटा।
अब समीकरण, ये जबकि एक पहले लिखा था तो इसको 2 मानिए, इसको 3 मानिए। तो समीकरण 1, 2 व 3 से इसको 4 मान लीजिए। 4 में मान रखने पर, जब मान रखेंगे तो ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 नॉट के इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 नॉट के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और इंटू कॉस थीटा का मान आपने निकाला है क्यू बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। देखिए यहाँ पर एक चीज ध्यान दे, प्लस क्यू था और माइनस क्यू, लेकिन हमने प्लस ही क्यों लिखा? क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है, इस कारण से प्लस और माइनस दोनों के स्थान पर प्लस ही लिखा जाएगा। क्या है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, इस कारण प्लस और माइनस का यहाँ महत्व तो नहीं है। तो ई बराबर आप लिख सकते हैं, 2 बार आ गया तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट के भी लिख सकते हैं क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, 2 क्यू हो गया, और इंटू क्यू बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू, ये बल्कि क्यू नहीं, ये यल होगा, यल बटे, क्योंकि ये आधार यल है ना, तो यल बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। क्या होगा? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहाँ पर यल लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? यल। तो ये हो जाएगा 2QL। क्या हो जाएगा? 2QL बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। ये बात समझ गए? यहाँ शुरू में एक समीकरण में वो लिख गया है आपका Q बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और होना चाहिए वहां पर यल बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, क्यों 2QL बराबर किसके होता है? P के, तो P बटे आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये आपका हो जाएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू P बटे आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर की पावर 3/2। चूंकि आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन यल, इसलिए यल को छोड़ने पर, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू पी बटे आर क्यू, या लिख सकते हैं आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो ई बराबर यहाँ पर लिख देंगे इसके बाद ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू पी बटे 2 कट जाएंगे तो आर क्यूब। यही है आपकी वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन ये तो इस प्रकार ये आप समझ गए। हमने आज आपको बताया इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, जिसमें हमने बताया वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या है? बराबर विपरीत आवेश एक दूसरे से 2l दूरी पर हो, तो इस या अल्प दूरी पर हो, तो इस प्रकार जो निकाय बनता है उसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब इसके कारण निरक्षीय स्थिति कौन सी होती है? जो इसके मिडिल पॉइंट से ऊर्ध्वाधर रेखा जाती है, वर्टिकल लाइन या परपेंडिकुलर लाइन जो लंब होती है इसमें, उस पर कोई बिंदु जब लेते हैं तो वो निरक्षीय स्थिति कहलाता है। हमने वो बिंदु सी ले लिया है, आप पी भी ले सकते हैं, ज्यादातर किताबों में पी लिखा है, ठीक। तो चाहे यहाँ पर सी लिखे चाहे यहाँ पर पी हो, तो जो भी बिंदु आप ले रहे हो तो आपके मानने पर है, कोई भी आप मान सकते हैं। तो यहाँ पर इसके जब हम घटकों में वियोजित करते हैं तो 2 कंपोनेंट हैं। घटक को क्या कहते हैं? कंपोनेंट कहते हैं। तो ये वर्टिकल कंपोनेंट है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। तो वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो E1 sin थीटा है, हॉरिजॉन्टल क्या है? E1 cos थीटा है। ये किसके? E1 के। और E2 के जो है वो जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो E2 sin थीटा है, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या क्षैतिज घटक है वो क्या है? E2 cos थीटा है। E1 sin थीटा और E2 sin थीटा जो कंपोनेंट है एक दूसरे को क्या करेंगे? पर ये बराबर विपरीत दिशा में है,
इसलिए एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे तो इनके कारण जो तीव्रता होगी वो शून्य हो जाएगी। लेकिन E1 cos थीटा E2 cos थीटा एक ही दिशा में है, इसलिए ये परिणामी तीव्रता को प्रदर्शित करेंगे। इसलिए परिणामी तीव्रता होगी E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। E1 cos थीटा E2 cos थीटा को जब जोड़ लेंगे, cos थीटा कॉमन होगा तो आपने पीछे लिखा है E1 प्लस E2 ब्रैकेट में और बाहर cos थीटा। अब इसके बाद इनके मान आपने रखे हैं E1 और E2 के, फिर हल किया है तो ये 2 बार था तो E1 हो गया 2QA और इंटू cos थीटा है L बटे अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो ये आपका 2QL और 2QL होता है द्विध्रुव का आघूर्ण P। P क्या है? द्विध्रुव का आघूर्ण है, तो P लिख दिया हमने, तो ये R स्क्वायर L स्क्वायर की पावर 3/2 हुई। लेकिन चूंकि यदि L का मान, क्योंकि हमने अल्प दूरी ली, हमने क्या बताया? अल्प दूरी, और ये दूरी कोई हो सकती है, तो चूंकि अल्प दूरी ये ली है इसलिए ये सूक्ष्म है, तो R के सापेक्ष अगर यह बहुत सूक्ष्म हो, वेरी वेरी शॉर्टर देन L, देन L को उस स्थिति में क्या करेंगे? छोड़ देंगे। L को छोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, 2 कट जाएंगे, तो परिणामी तीव्रता आपकी आएगी E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K P/R। तो इस प्रकार से आपको मालूम हो गया वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसको हम अगर लिखना चाहें तो इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। मात्रक क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का न्यूटन प्रति कूलम। तो इसको आपको याद, ठीक।